चलो जय हिंद, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज कौन से टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो जीएस पेपर 2 के अंदर एक फीफा वर्ल्ड कप की बॉल्स आती हैं, जैसे फुटबॉल की जो बॉल्स जो होती हैं, तो उसके बारे में हम एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हालांकि ये बॉल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टेट पीएससी के लिए काम का होता है। बट बाई चांस यूपीएससी पूछ लो, चैंपियनशिप के बारे में आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, राइट? क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं होता, बाई चांस वो स्पोर्ट जो है वो पूछ ले इन केस, राइट? फिर I2U2 ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पैंगोलिन, ये टॉपिक तो ऑटोमेटिकली आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के बाद से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर अग्नि 3 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, इस टॉपिक को पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर से ये टॉपिक रिपीट हुआ है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया है। फिर आयरन डोम, तो ये बेसिकली इजराइल की एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। और फिर इसके अलावा अरीटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो तमिलनाडु के अंदर ये हेरिटेज साइट है, जिसको हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, राइट? तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं आज के, जो हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। चलो, तो एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो फीफा वर्ल्ड कप बॉल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप बॉल से रिलेटेड आपसे शायद क्वेश्चन ना पूछे जाए, बट फिर भी यूपीएससी है तो मे भी पूछ सकती है, क्योंकि न्यूज में आया तो अपन को उस पर एक आइडिया रखना है। तो देखो, फीफा ने क्लेम किया है अल रिहला या रिहाला, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट? तो इन्होंने जो है वो दावा जो है वो किया है। और आपको एक चीज और अल रिहाला रिहला से जो है वो पता होगी, एक हम लोग को इब्न बतूता देखने को मिला। इब्न बतूता से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ये टॉपिक हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो फीफा का अल रिहाला का इब्न बतूता के साथ है। किस तरीके से इब्न बतूता के साथ है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, अल रिहाला जो है वो एक बॉल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? फुटबॉल है ये। तो अल रिहाला जो है वो ऑफिशियल मैच जो हुआ था कतर वर्ल्ड कप के दौरान, तो उस समय ये बॉल इस्तेमाल जो है वो की गई थी। और इस बॉल का जो नाम पड़ा वो इब्न बतूता की एक ट्रैवलॉग है जिसका नाम है अल रिहाला, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में। तो आपसे क्या पता इस बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, ये इब्न बतूता का टॉपिक जो है वो पूछ लें कि इसकी किताब जो है वो आप बताइए कि ये कौन सी जो है वो मतलब इसकी बुक है, इसकी ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग मतलब कि जो लोग ट्रैवल करते हैं और वो जो बुक लिखते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी ट्रैवल के दौरान, तो उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि अल रिहला जो हम लोग को देखने को मिलती है वो एक पर्टिकुलर ट्रैवलॉग है इब्न बतूता की। और अरेबिक में जो है वो इसका मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि द जर्नी, तो द जर्नी इसका अरेबिक में मतलब है। तो इस बॉल का जो है वो इस्तेमाल किया गया था कतर वर्ल्ड कप के दौरान, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कहा जाता है कि ये बॉल जो है वो काफी फास्ट है, राइट? अभी तक के फीफा के टूर्नामेंट में इस बॉल का रिदम जो है वो काफी तेज है, राइट? फिर अल रिहला या अल रिहाला की अगर हम बात करें तो पहली वर्ल्ड कप की ये बॉल थी। एक्सक्लूसिवली वाटर बेस्ड इंक और ग्लूज का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया गया था। और ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि लंबे समय तक ये बॉल जो है वो चले। और बोल्ड और वाइब्रेंट कलर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कतर के कल्चर को, आर्किटेक्चर को, आइकॉनिक बोर्ड्स को और फ्लैग को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, अल रिहाला बॉल का कलर। मेन डिजाइन और फीचर जो इस बॉल का है वो सीआरटी कोर और स्पीड शेल हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज इतनी कुछ खास काम की नहीं है, अल रिहला अपने लिए काम का था, जिसको आपको ध्यान में रखना। और इसमें बेसिकली एक सेंसर भी लगा हुआ है, जैसे कि अपन क्रिकेट के मैच में देखते हैं, जब लाइव मैच होता है तो उसमें आपको पता होगा जैसी बॉल हिट करती है बैट पर तो बता देते हैं कितनी स्पीड में वो बॉल गई थी, है ना? तो सेम इसमें सेंसर डला हुआ है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट सेंसर। तो इस पे सेंसर जो है वो लगाया हुआ था, जिससे कि बॉल की स्पीड को जो है वो एक्यूरेटली बताया जा सके कि कितनी स्पीड है इस पर्टिकुलर बॉल की। ये सेंसर जो है वो मतलब जैसी बॉल हिट करती है तो उसका डेटा जो है वो तुरंत वीडियो ऑपरेशन रूम में जो है वो भेजती है, और 500 टाइम्स पर सेकंड का डेटा जो है ये प्रोवाइड कराती है। तो ये सब चीजें भी इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखने की नहीं है, बस एक बेसिक सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक और बार रिपीट कर लेते हैं कि अल रिहला जो है वो एक पर्टिकुलर बॉल है। और साथ ही साथ ये एक ट्रैवलॉग भी है, किसका? इब्न बतूता का। इसी से ही इंस्पायर होकर इस बुक इसका बॉल का नाम जो है वो रखा गया है। और फीफा के फर्स्ट वर्ल्ड कप में इस बॉल का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। ये 3-4 पॉइंट तो सभी के लिए ध्यान में रखो। अच्छा, इससे पहले फीफा के वर्ल्ड कप की बॉल्स के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पहली वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का 1930 में हुआ था। उस समय कोई भी ऑफिशियल बॉल ऐसा अनाउंस नहीं किया था कि इस पर्टिकुलर बॉल का ये नाम होगा, राइट? और फाइनल से पहले जो है वो इस पर्टिकुलर मैच को उरुग्वे ने जो है वो होस्ट किया था, और उसके उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों ने होस्ट किया था।
और उरुगे जो है वो इस मैच को जो है वो जीत गई थी। फर्स्ट हाफ जो है वो अर्जेंटीना में खेला गया था और उस समय उन्होंने टिएंटो करके बॉल जो है वो चूज करी थी और सेकंड हाफ टी मॉडल वाली बॉल थी, राइट, जो उन्होंने जो है वो चूज करी थी सेकंड हाफ में, और उरुगे जो है वो चैंपियनशिप जीत गई थी। तो इस प्रकार की पहले जो है वो बॉल इनकी हुआ करती थी वर्ल्ड कप के दौरान, ठीक है। तो कब ये वर्ल्ड कप हुआ था? पहला वर्ल्ड कप 1930 में फीफा का। अच्छा, फिर 1950 में वर्ल्ड कप वापस आया क्योंकि 12 साल का ब्रेक हो गया था वर्ल्ड वॉर के कारण, 1930, उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, राइट। तो उसके बाद 12 साल इन्होंने ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये ड्यूप्लो टी करके एक बॉल लेकर आ गए, राइट। तो ड्यूप्लो टी भी इनकी बॉल है। बाई चांस पूछ लें कि ये फलाना ड्यूप्लो टी अभी रिसेंटली न्यूज में था, किससे एसोसिएटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप की ये बॉल है, बस फीफा वर्ल्ड कप की। बस ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और इस बॉल में कोई भी लेसेस नहीं है, लेसेस इन द सेंस की जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना कि एक रस्सी जो है वो बंदी रहती है जनरली बॉल में, इसमें वो चीज नहीं थी। ये बॉल जो है इसमें वॉल्व था एक, और जैसे कि होता है ना बास्केटबॉल वगैरह जो हमें देखने को मिलती है आजकल की, उसमें एक बॉल्व लगता है, फिर आप पंप के थ्रू जो है वो एयर भर के उसको इन्फ्लेट कर देते हो, फुला देते हो, तो वो सिस्टम इसके अंदर आया था। फिर एडिडास की बॉल तो आप जानते हो कि काफी ज्यादा जो है वो फेमस है, राइट। तो ये 1970 से पिक्चर में आई, मैक्सिको के अंदर 1970 में। एडिडास जो है ये पहली बार हम लोग को देखने को मिला कि इसने ब्लैक और व्हाइट डिजाइन की बॉल जो है वो लेकर आया था, राइट। और विजिबिलिटी जो बॉल की टेलीविजन पर काफी अच्छी दिखाई दे रही थी ब्लैक और व्हाइट होने के कारण, राइट। फिर वेस्ट जर्मनी के अंदर 1974 में एडिडास जो है ऑफिशियल पार्टनर बन गया फीफा का, और वर्ल्ड कप वापस से मैक्सिको पे आया 1986 में, और एडिडास ने उस समय एक बॉल इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम है एस्टेका, एस्टेका, ठीक है। ये बॉल हम लोग को ये देखने को मिल रही है एस्टेका, राइट। तो ये वाली चीज है बस, तो एस्टेका एक नाम हम लोग को पता होना चाहिए। फिर फ्रांस 1998 में फ्रांस ने मल्टी कलर बॉल जो है वो पहली बार लेकर आया, फ्रेंच का यानी कि फ्रांस का जो फ्लैग है रेड व्हाइट ब्लू कलर का, तो उस तरीके का इसके अंदर कलर जो है वो मौजूद थे, राइट। फिर इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर 2010 में जो है वो मैच हुआ, तो उस दौरान एडिडास ने जो है अपनी मोस्ट कमर्शियल वर्ल्ड कप बॉल जो है वो लेकर आया जिसका नाम है जबुलानी बॉल जो है वो लेकर आ गया। फिर इसके अलावा ब्राजील के अंदर गेम हुआ 2014 के अंदर, तो एडिडास ने उस समय अपना सैंपल जो है वो ब्राजुका का जो है वो दिया बॉल का। फिर लास्ट वर्ल्ड कप जो रशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें एडिडास ने जो फिर से री इन्वेंट किया अपना टेल स्टार मॉडल, यानी कि टी मॉडल वाली 1970 की बॉल को उसने री इंट्रोड्यूस जो है वो कर दिया। तो बस ये कुछ बेसिक से फैक्ट है, बस बॉल के नाम आपको बस जनरल पता होने चाहिए। और मेन चीज था अपने लिए क्या, अल 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 क्या रिहाला, अल रिहाला या रिला, राइट। तो ये किसकी ट्रेवलॉग है? इब्न बतूता की, राइट। तो ये फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, अगर पूछेगा तो मे भी शायद यूपीएससी स्पोर्ट में ये सब चीजें ना पूछे, बट अल रियला का कनेक्शन ये वर्ल्ड कप के साथ एक स्टेटमेंट में लगा सकता है। तो बस ये मेन पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेरी गुड, मोरक्को ट्रैवलर, मोरक्को से आया था ये, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आ रहे हैं सब के सब लोग। मैंने मैसेज भी किया, मैंने कहा आ जाओ 3:30 बजे क्लास है, कलेक्ट पढ़ लिख के कलेक्टर वलेक्टर बन जाओ। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट वेट करते रहते हैं, आधे घंटे पहले से मैसेज आता रहता है। अपन 4 बजे रख देंगे टाइमिंग क्लास का, है ना, 4 बजे रख दें। आई थिंक 4 PM विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। क्यों गाइस, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्या कहते हो, पुराने टाइम पे आ जाए अपन? वो नया टाइम तो हिस्ट्री वाले सर के कारण किया अपन ने, पुराने टाइम पे आ जाता है, ठीक है। 4 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक अपन खींचेंगे। हाँ, बाल क्या हो जाएंगे? किसके बाल बच्चे? मेरे कहाँ बाल बच्चे हैं? अरे बाल बच्चे हैं, वो तो सूखी रहेंगे ना, जितने बाल बचे हुए। अच्छा बाल बच्चे, अरे यार मुझे भी बाल बच्चे समझ रहे, बाल बच्चे सूखी रहेंगे, तो मेरे बाल क्या झड़ गए हैं क्या? बच्चे में बोल रहे जितने रहे। चलो भाई ठीक है, क्लियर हो गया वाला टॉपिक। वो लेट आओगे तो कहाँ से क्लियर होगा, जल्दी आना पड़ता है उसके लिए। बहुत बढ़िया, क्या हाँ पढ़ना भी है, अपने अपन ने कोचिंग भी ज्वाइन करके रखी है, पूरी फीस भर के रखी है तो टाइम पे जाना पड़ेगा। चलो आओ आओ, देखो लिख रहे हैं सर प्रोसीड करो, बातचीत पे ध्यान मत दो, लिखो लिखो, मतलब सुनो ध्यान से। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, I2U2 ग्रुप का टॉपिक, I2U2। सो न्यूज के अंदर इंडिया और यूएई जो है वो फूड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर बातचीत कर रहे थे अभी रिसेंटली, तो इसलिए I2U2 के अंडर ये बातचीत हुई। तो I2U2 क्या है? तो I2U2 मतलब 2 बार I 2 बार U, मतलब ये 4 कंट्रीज का संगठन है,
राइट, इसको वेस्ट एशियन क्वाड बोलते हैं। जैसे कि एक क्वाड हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें बताओ कौन सी कंट्रीज है एक क्वाड के अंदर? इंडिया, जापान, क्या इतनी 50 बार पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक में। हाँ, यूएसए और एक आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। देखो यहाँ पर सब देखो कितने, राणा जी, महक जी, निगम जी, देखिए ऐसा बनना है बिल्कुल 50 बार। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही देखो वेस्ट एशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्वाड इन्होंने बना दिया। आई मतलब इंडिया, इजराइल और U2, यूएई और यूएसए। तो इन्होंने वेस्ट एशिया का एक क्वाड जो है वो तैयार कर दिया, राइट। तो I2U2 के अंदर ये 4 कंट्रीज हैं, ये आप ध्यान में रखना, वेस्ट एशिया का ये क्वाड है, राइट। तो इन लोग की अभी चर्चा हुई थी फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर। I2U2 ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली म्यूचुअल इंटरेस्ट के कॉमन एरिया, यानी कि सबके कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, फील्ड है जो सबके लिए कॉमन है, उस पर ये डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है फूड सिक्योरिटी आज के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कंट्रीज के लिए। तो उन एरिया पर काम करते हैं और अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस पर जो है वो काम करते हैं। 6 एरिया जो कॉर्पोरेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कंट्रीज ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इन एरियाज पर जो है लोग को काम करना है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। अच्छा, इसका महत्व क्या है इस पर्टिकुलर ग्रुप का? तो पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। अब ये क्यों ये कर रहा है? ये काउंटर कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। किस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है? हाँ, उल्टा बोला है पर आपने, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरी गुड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड के नाम से ही जाना जाता था, जिसके थ्रू ये कितने कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है? 3 कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट कर रहा है, राइट। कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। सिल्क रूट जो पुराना है, सिल्क रूट और मैरीटाइम रूट, इसने जो है वो बनाया, तैयार किया, और 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, वेरी गुड। तो और इसके अलावा इनको पहली बात तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, दूसरा लो कार्बन डेवलपमेंट एवेन्यूज बनाना है, क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्रीज को लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करें। फिर पब्लिक हेल्थ को इनको इंप्रूव करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर काम करना है। तो इन सब एरियाज पर जो है ये डिस्कशन करने के लिए I2U2 ग्रुप बना है। कौन सी कंट्री I2U2 में? यूएसए, गुड। सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया को बोलती है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हम कंजम्पशन करते हैं। साथ ही साथ बोलती है इंडिया के पास जो है वो हाईटेक प्रोडक्शन भी है, राइट। मतलब हाई टेक्नोलॉजी के बारे में, हाईटेक के मामले में हम लोग जो है वो काफी आगे हैं, क्योंकि हमारे ही तो बेस्ट ब्रेन यूनाइटेड स्टेट्स की सिलिकॉन वैली पर जाते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पर्पज के लिए, राइट। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ये हिडन एजेंडा है कि वेस्ट एशिया के अंदर जो है वो उसकी जियो पॉलिटिक्स में ईरान को जो है वो सेंटर पॉइंट पर जो है वो लेकर आना, कि कहीं ना कहीं से ईरान को जो है वो काउंटर करने, क्योंकि इसमें देखो यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मन ईरान है ना, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मन इंडियन ओशन के पास चाइना। तो इंडियन ओशन पर चाइना को काउंटर करने के लिए ये वाला क्वाड लेकर आ गया, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप लेकर आ गया, जिसमें इंडिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्री हैं। अब ये सेंट्रल एशिया पर लेकर आ गया एक और क्वाड, जिसमें इसके अंदर कंट्री हम लोग को इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए, ये 4 कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। तो क्रिटिसिज्म ये है कि आपने एक क्वाड बना दिया वहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए, और यहां पर क्वाड बना दिया ईरान को काउंटर करने के लिए, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिल रही है, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट। और यूएसए तो बहुत बड़ा माइंडेड है, मतलब हर एक चीज में, तो उसको पता है कि उसको कैसे गेम जो है वो खेलना है, तो बहुत माइंडेड है वो। तो इस प्रकार से वो गेम खेलकर कंट्रीज के अगेंस्ट जाता है। और इंडिया अभी तक कभी भी इंट्रा रीजनल इश्यूज जो होते हैं वेस्ट एशिया, यानी कि वेस्ट एशिया के इश्यूज हैं, तो उसमें हम कभी भी डायरेक्टली हमने इन्वॉल्व नहीं हुआ है, राइट। तो ये वाली भी एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और क्रिटिक्स चाहती है कि इंडिया जो है वो दूर रहे इन सब चीजों से, इन सब अलायंस से, अननेसेसरली उलझे नहीं, तो काफी सारी कंट्री जो है वो इंडिया को डिसलाइक करना जो है वो शुरू कर देंगी, तो वाली भी चीज है। एक अब्राहम अकॉर्ड भी है, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि अब्राहम अकॉर्ड बताओ, अभी रिसेंटली न्यूज में था, किससे एसोसिएटेड है। तो सन 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हम लोग को देखने को मिला। इस अकॉर्ड के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो डील करवाई थी
इसराइल की यूएई के साथ और भी कुछ कंट्रीज के साथ, अरेबियन कंट्रीज के साथ डील जो है वो उसने अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू कराई थी। मेनली जो डील थी वो यूएई और इसराइल के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की थी। तो अब्राहम अकॉर्ड आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। I2U2 का टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, ये एक प्रजाति हम लोग को जो है वो दिखाई दे रही है, ये पैंगोलिन। आपने देखा होगा, ये जब भी इसको खतरा लगता है तो ये ऐसे बॉल की तरह जो है वो गोल घूम जाता है, राइट? ये अपने आप को अंदर दबा लेता है और बॉल की तरह जो है वो गोल घूम जाता है। और कोरोना वायरस में भी पैंगोलिन का काफी ज्यादा जिक्र हुआ था कि पैंगोलिन से कोरोना वायरस जो है वो फैला है, राइट? So 19th Conference of Party Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora हमें देखने को मिली है। याद आ रहा है CITES के टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। क्या था CITES के अंदर? कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड फौना और फ्लोरा में नहीं होना है, मतलब कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स की प्रजाति में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं होगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। CITES के अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 होते हैं, अपन ने डिस्कस किया। याद आ रहा है? कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? तो इसकी 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब हुई थी, तब उस समय कंट्रीज ने कहा कि यार ये उसको पेंगोलिन को हटा दो अपनी लिस्ट से, जिससे कि हम पेंगोलिन पर जो है वो कर सकें, मतलब एक्चुअली इसको और स्ट्रेंथन करो, मतलब पेंगोलिन को जो है वो अभी जो लिस्ट में जो आपने डाला हुआ है उसको और जो है वो मजबूत करते हो, जिससे कि इसका ट्रेड वगैरह ना हो, क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। किस पर्पस के लिए इसका इलीगल ट्रेड होता है? मेडिसिन बनाने के पर्पस के लिए मेनली होता है। इसको लोग डायरेक्ट खाते भी हैं, चाइना के लोग, राइट? तो पेंगोलिन की बात करें तो सबसे ज्यादा ऐसा एनिमल है पूरे दुनिया भर में जिसकी ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी जिसकी होती है, सबसे ज्यादा बोला जाता है। पेंगोलिन एक मैमल हम लोग को देखने को मिलता है, स्तनधारी है ये पेंगोलिन, और ये एक लौता मैमल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि होली कवर्ड है स्केल्स में, यानी कि स्केल्स मतलब उसकी ऊपर वाली स्किन जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें अपने आप को ये कवर कर लेता है, राइट? और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अपनी स्किन के थ्रू। और पेंगोलिन जो है वो चींटियां वगैरह जो है वो खाता है, इसलिए इसको स्केली एंड ईटर भी कहते हैं, राइट? इसके अलावा 8 प्रजातियां पेंगोलिन की हम लोग को देखने को मिलती हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं, एशिया और अफ्रीका। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो 8 कैटेगरी है, वल्नरेबल से लेकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक की कैटेगरी में शामिल है IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। और इंडियन पेंगोलिन है और एक चाइनीज पेंगोलिन है, ये दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखना, नहीं तो यूपीएससी उलझाएगी, बोलेगी चाइनीज पेंगोलिन चाइना में पाया जाता है, इंडियन पेंगोलिन इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया में दोनों ही पाए जाते हैं, चाइनीज और इंडियन दोनों पेंगोलिन इंडिया में होते हैं। इनके प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है, और अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट भी हो रहा है, राइट? और अपेंडिक्स 1 की बात करें CITES के, उसके अंदर इसको जो है वो शामिल किया हुआ है, मतलब इसको हाईली प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडियन पेंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है, और चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये 8 प्रजाति हैं, तो इंडिया में तो पाई जाती हैं, बाकी इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनको खतरा किस चीज से? इनकी स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है, शिकार होता है इनका, राइट? इनके मीट के लिए, इनकी स्किन के लिए लोकल पीपल इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और इसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पेंगोलिन का टॉपिक क्लियर हुआ। अग्नि 3 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं? जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, अपन ने उस दिन भी डिस्कस किया था, काफी ज्यादा होती है इसकी रेंज, राइट? अलग अलग रेंज, 15,000, हाँ, नॉर्थ कोरिया वाले की 15,000 किलोमीटर थी। गुड, ऐसे रिकॉल किया करो। तो ये भी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल हम लोग को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिल रही है, अग्नि 3। तो इंडिया ने लॉन्च किया है अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा के अंदर है। तो ये आइलैंड का नाम भी थोड़ा याद रखना, कहां पर है? ओडिशा में। और अग्नि 3 के बारे में जो है वो चर्चा करें तो पहली बार 9 जुलाई 2006 को जो है वो इसकी टेस्ट फायर जो है इसका कंडक्ट किया गया था। फिर बाद में जाकर 2007 में इसकी सेकेंड फ्लाइट का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया। फिर 16 मीटर की लंबी ये मिसाइल हमें देखने को मिलती है, 48 टन से भी ज्यादा इसका वेट है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ऊपर की है, और ये इसका पेलोड 1.5 टन से ज्यादा का है, मतलब इतनी हैवी मात्रा में ये मतलब न्यूक्लियर वेपन को जो है वो अपने पास रख सकती है। और साथ ही साथ अग्नि 3 जो मिसाइल जो है इसको दुनिया की मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इट्स रेंज क्लास माना जाता है, यानी कि इस रेंज में सबसे बेस्ट जो है ये मानी जाती है, सबसे एडवांस मानी जाती है। फिर हाई रेंज जो इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसका जो टारगेट है बिल्कुल सटीक अपने टारगेट पर जाकर ये लगती है प्रिसाइज तरीके से। ये एक्यूरेसी जो है न्यूक्लियर वॉरहेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस
को ये डिप्लॉय हो सके, यानी कि ज्यादा न्यूक्लियर फोर्सेस जितनी भी है उसमें ये मिसाइल को भेजा जा सके। और अग्नि सीरीज जो मिसाइल की हमें देखने को मिलती है, इंडिया की न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी का ये बैकबोन माना जाता है, और इसके अंदर पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट है छोटे से, जिसको आपको अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड ध्यान में रखना है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, आयरन डोम। तो आयरन डोम का हमारा ये टॉपिक है, आयरन डोम। तो रिसेंटली इजरायली मिलिट्री डिप्लोमैट्स, इन्होंने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है मतलब इसने इंटरसेप्ट किए, बताया जा रहा है 3000 से भी ज्यादा मिसाइल्स को, और 10 सालों के अंदर 3000 से भी ज्यादा मिसाइल को उसने इंटरसेप्ट कर दिया। देखो ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूँ। आयरन डोम कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये इजराइल सिटी है, ठीक है, ये इजराइल है और ये एक कवच है, ठीक है, ये इजराइल सिटी है और ये कवच हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार का कवच है। अब यहां से जो भी पर्टिकुलर मिसाइल आती है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ मिसाइल जो है वो लॉन्च हो रही है, राइट। तो ये क्या करेगा, जैसी एक मिसाइल जो है वो आ रही है इसके नजदीक, इसको पता लग जाएगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम है इनका, राइट। तो इसको पता लग गया कि एक मिसाइल जो है वो आ रही है, इसके पास रडार है, इसको पता लग गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत जो है ये अपने पास से एक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर देगा और उसको हवा में ही जाकर इंटरसेप्ट कर देगा, मतलब निपटा देगा, उड़ा देगा। तो ये इस प्रकार का सिस्टम है कि आने वाले मतलब कोई भी अगर बाहरी खतरा अगर इजराइल के ऊपर आ रहा है तो तुरंत यहां से एक और मिसाइल जो है वो लॉन्च होगी और हवा में जाकर जो है वो फट जाएगी। क्या क्यों, उसका खुद का डिफेंस सिस्टम है ना। क्या हमारे पास है ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम, हमारी कंट्री में है ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम? S-400 याद है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, सेम वही काम करता है ये भी इंटरसेप्ट करने का S-400 काम करता है। इसको जैसे ही पता लग गया कि हमारी रेंज में कोई एक्सटर्नल खतरा आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है हमारे एयर स्पेस में, तो तुरंत यहां से एक मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है और उसको हवा में जाकर इंटरसेप्ट कर देती है। S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि हमने किससे खरीदा है? रशिया से खरीदा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है S-400 का भी। आयरन डोम क्या है, समझ में आया है ना। तो आयरन डोम अब थ्योरेटिकली देख लो, तो आयरन डोम जो है वो 2006 में इजरायली लेबनान वॉर के दौरान हम लोग को देखने को मिला था। इजराइल और लेबनान का वॉर हमें देखने को मिला था, तो उस दौरान देखने को मिला था। हिजबुल्ला बेसिकली एक टेररिस्ट आउटफिट हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसने जो है वो 1000 रॉकेट्स दाग दिए थे इजराइल के ऊपर, 1000 रॉकेट, और इसने इस वेपन सिस्टम ने 1000 रॉकेट को जो है वो मतलब डिफेंस किया था कुछ हद तक, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये वेपन सिस्टम, क्योंकि उस समय इजराइल को पता लगे कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर इनसे बचना है। तो इसने डेवलप कर लिया, मतलब डिप्लॉय कर लिया अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम को 2011 में अपने पास जो है वो शामिल कर लिया, इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को, आयरन डोम को। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है कि उसके आसपास जितनी भी कंट्री है सब उसकी दुश्मन है, ईच एंड एवरी वन। जॉर्डन, इजिप्ट, सब उसकी दुश्मन है। एक छोटी सी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है इजराइल, उसके आसपास सभी दुश्मन है, और सभी वही पैलेस्टीन और इसका ज्यूज का इशू जो हम लोग को देखने को मिला था। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटेन की तरफ से कुछ ज्यूज आए थे, यहूदी आए थे और यहाँ पर आकर सेटल हो गए। अब ये जो क्षेत्र था वो इस्लामिक क्षेत्र था, राइट, इस्लामिक कंट्री का मतलब गढ़ ये हुआ करता था। अब जब बाहर से कोई लोग आए तो इन लोगों ने उनके साथ फाइट करना शुरू कर दिया, एंड इन्होंने कुछ समय में अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि इनके आसपास सभी के सभी दुश्मन है, बट फिर भी ये डटे रहते हैं। और इनकी एक फोर्स है, जैसे हमारी रॉ है ना इंटेलिजेंस एजेंसी, वैसी उनकी मोसाद है, और माना जाता है कि ऐसी एजेंसी है वो कि अगर उनको आप छेड़ोगे तो वो घर में घुस के मारेंगे, और इन्होंने मारा भी। इनका कुछ ओलंपिक गेम्स है वो हुआ था और इनके ओलंपिक प्लेयर्स को जो है मार दिया था टेररिस्ट ने। इन्होंने एक एक टेररिस्ट के घर में घुसकर मतलब एक एक टेररिस्ट को निपटाया। मतलब पहले इन्होंने देखा कि हमारे ओलंपिक्स प्लेयर जो है मारे गए, तो इनने एक शपथ ले ली थी कि कुछ भी हो जाए एक को भी नहीं छोड़ना है। जितने भी लोग उस मिशन में शामिल थे इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगवाया, हर एक इंसान को मारा। मतलब बहुत हार्श एंड फास्ट ये फोर्स है। इवन हमारा ये बहुत अच्छा पार्टनर है। एक और चीज, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि मोरारजी देसाई थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उस समय की एक घटना है जिसमें पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर कंट्री बनने वाला था, मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला था। तो हुआ ये एक बहुत बताया जाता है कि मोरारजी देसाई की सबसे बड़ी गलती थी ये कि ये जो घटना जो हुई, अब मैं आपको बताता हूँ क्या घटना थी। हुआ ये कि न्यूक्लियर, अगर मोरारजी देसाई ने अगर डिसीजन सही नहीं लिया, मतलब गलत डिसीजन लिया उनने, अगर वो डिसीजन सही ले लेते तो आज की डेट में पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बन ही नहीं पाता। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला था और हमारी जो एजेंसी रॉ के एजेंट्स है उनको पता लग गया कि पाकिस्तान यहाँ पर
वो कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो करने में मतलब काम कर रहा है। तो हमारे एजेंसी को पता लग गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इस अगली बिल्डिंग में न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो चल रही है, छुप के बिल्कुल। अब उस समय हमारे जो रॉ एजेंट थे, हमारे जो रॉ का चीफ था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बहुत बहुत बड़ा इशू जो है वो चला था। अब क्यों रिजाइन किया था मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे जो रॉ के चीफ ने जाकर पीएमओ से बोला कि सर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है और आप हमें परमिशन दीजिए, हम जो है वो मतलब अपना मिशन कंटिन्यू करते हैं और उनकी टेस्टिंग को फेल करते हैं, क्योंकि हमारी नेबर कंट्री अगर वो न्यूक्लियर पोजेस कर लेगी, राइट, न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगी, तो हमारे लिए एक प्रकार का खतरा है, राइट, प्योरली खतरा है, क्योंकि वो अगर हम हमारे ऊपर न्यूक्लियर फायर करेंगे तो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए ये। तो हमने बोला कि सर उनका मिशन हम फेल कर देंगे, यानी कि हमारे रॉ के चीफ ने बोला कि सर हम उनका मिशन फेल कर देंगे, आप हमें ऑर्डर दो। तो पीएमओ ने बोला, वहां से पीएमओ की तरफ से एक मैसेज आया कि आप पहले बिल्कुल श्योर शॉट कंफर्मेशन दो। अब देखो हमारे एजेंट्स ने इतनी बेहतरीन चीज करी, अब सोचो कितना मिलेंगी इस मिशन में चलने पर, कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि अंदर एक बिल्डिंग के अंदर भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर पर टेस्टिंग चल रही है। हमारे एजेंट्स बाहर खड़े रहते थे, पहले देखते थे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इनने कैसे कैसे कंफर्म किया कि अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। इन्होंने जहां पर साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे, उन्होंने उनके बाल के सैंपल लिए, इंडिया भेजे, और इंडिया में उनके बाल में वो न्यूक्लियर यूरेनियम का रेडिएशन जो है वो मिल गया। तो यहां से ये कंफर्म होगा कि दैट इज मतलब 100% ट्रू कि उस बिल्डिंग के अंदर ये काम जो है वो चल रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने एक को जो है वो करप्ट किया वहां पर, यानी उन्हीं के एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, और पूरा ब्लूप्रिंट ले लिया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतने एकड़ की एरिया में किस जगह पर एग्जैक्टली न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। तो हमने वो चीज ले ली, और जब हमारे पास वो पहले मान के चलो हमारे पास पूरी पर्टिकुलर चीज थी कि इस पर्टिकुलर एक्स एरिया पर न्यूक्लियर की टेस्टिंग चल रही है। अब हमारी चीफ ने जो है वो इजराइल के साथ कांटेक्ट किया और इजराइल से बोला कि यार हमें पता है कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। तो इजराइल ने हमें सपोर्ट करने के लिए बोल दिया कि हम जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे उसके ऊपर से और उसको बॉम्ब गिरा के निकल जाएंगे। बट एक सिर्फ उनने रिक्वेस्ट करी कि हमें फ्यूल चाहिए और आप हमें गुजरात का पोर्ट दे दो, यानी गुजरात का आपका एयरबेस जो है वो दे दो, हम आएंगे गुजरात की एयरबेस पे रुकेंगे, वहां से फ्यूलिंग करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब गिरा के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी चीज थी। अब ये हुआ कि चीफ बिल्कुल खुश होके गए हमारे पीएम के पास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे बोला कि सर ये देखिए हमारे पास पूरी चीज रेडी है, हमें इजराइल को बस आने दो, इजराइल के प्लेन को वो निकल जाने दो। उनने बोला कि यार देखो यार, मतलब चीफ, रॉ के चीफ को, कि इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, हम ये करवा ही नहीं सकते। तो हमारे रॉ ने रिजाइन कर दिया तुरंत कि यार ये क्या तरीका हुआ यार, मतलब कल को वो न्यूक्लियर कंट्री जो है बन जाएगा तो हमारे लिए पूरी लाइफ लॉन्ग तक थ्रेट होगा, जो कि है आज की डेट में। हमारे चीफ ने जो है वो रिजाइन किया। अब वो तो छोड़िए, सबसे बड़ी गलती क्या करी इन्होंने, पीएम ने उनको फोन कर दिया, उनके काउंटर प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के, और उसको बोला, रात रात में फोन किया ये, और बोलते कि हेलो, मुझे पता है कि तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो। अब ये तो डिटेल बिल्कुल क्लोज थी, हमें पता है तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो और कहां पे कर रहे हो, उन्हें लोकेशन दे दी कि यहां पे कर रहे हो ना तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग, हमें सब पता है, बंद कर दो। वहां से उसने फोन काटा और विद इन फ्यू आवर्स हमारे जितने भी रॉ एजेंट्स थे सब मर गए, क्योंकि इनकी मिलिट्री जो है वो सक्रिय हो गई उस क्षेत्र में, इनने एक एक हमारे रॉ एजेंट को निपटा दिया। सोचो एक छोटी सी डिप्लोमेटिक गलती और क्या कर दिया। तो ये गेम था। तो कभी भी, और इजराइल हमारा उस समय से जो है वो पार्टनर है और हमेशा हमारा सपोर्ट करता है, वेरियस हमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो सोचो कितनी, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर कितनी बड़ी भूल थी है जो उनने करी। होता है यार भाई, कई बार ऐसी चीजें जो है वो होती है। वही यार, ये बहुत गलत चीज जो है वो करी थी, और बहुत बड़ी स्टोरी है। एक बार इसको जाके सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा, पूरे रॉ एजेंट्स मर गए थे हमारे, इतनी बुरी घटना हुई थी। एनीवेज, तो इजराइल हमेशा से मतलब इस प्रकार की कंट्री रहे, नीडर बिल्कुल, कि उसको किसी का डर नहीं। जैसे उसने हमें बोल दिया ना कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि उस समय यूनाइटेड स्टेट्स फीड कर रहा था इसको, पाकिस्तान को। आपको शायद याद हो, पहले के समय पे यूनाइटेड स्टेट्स पैसा देता, अभी भी देता है, राइट, क्योंकि वो एक बैलेंस अपना बना के जो है वो चलता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। बट अभी उसने कम कर दिया क्योंकि उसका पूरा हमारे ऊपर आ गया फोकस, राइट। तो क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको समझना जरूरी है। एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है इजराइल से चिढ़ता था, आज की डेट में वो इजराइल से हाथ मिला रहा है। क्यों हाथ मिला रहा है? बिकॉज उस क्षेत्र में इजराइल पावरफुल बन गया। सो द गेम इज कि ब्यूरोक्रेसी की बात करो या डिप्लोमेसी की बात करो, तो कोई भी परमानेंट
दुश्मन या फ्रेंड नहीं होता है, राइट? और इवन इन प्रेजेंट वर्ल्ड ऑल्सो, अपनी जो दुनिया उसमें भी हम लोग को कभी किसी को परमानेंट दुश्मन नहीं बनाना है, सबके साथ सही तरीके से वो चलो, कौन कब किस समय काम आ जाए, राइट? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, और या फिर अगर आप किसी को दुश्मन बना रहे हो, कौन कब आपके आड़े में आ जाए वो भी आपको नहीं पता। क्योंकि होता है ना, कुछ लोग खुन्नक खा के अंदर ही अंदर गुस्सा लेकर बैठे रहते हैं, आपने भले ही उनको माफ कर दिया बट वो अपने अंदर गुस्सा लेके बैठे होते, भिड़ो ही मत किसी से, डिप्लोमेटिक रहो, अपने इंटरेस्ट पर जो है काम करो, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलना सीखो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे ज्यादा लोग परेशान वही होते हैं जो नो नहीं बोल पाते, सबसे ज्यादा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज है, समझ में आया? तो ना बोलना सीखिए। सो आयरन डोम, तो आयरन डोम क्या है वो समझ में आया? तो इन्होंने आयरन डोम अपने पास रख लिया। इसको डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो फ्रांस का है, राफेल है ना। फिर ये फीचर्स की बात करें तो इसमें ये शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर, यानी ग्राउंड से हवा में जाती है, ग्राउंड टू एयर, एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, हवा को हवा में डिफेंस करता है, यानी कि इंटरसेप्ट करता है, कोई भी मिसाइल अगर इसकी तरफ आ रही है तो हवा में जाके उसको ब्लास्ट कर देगा। और इसके अंदर रडार है, राइट? और एक टैमर इंटरसेप्टर मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है जो कि ट्रैक करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है किसी भी रॉकेट और मिसाइल को, न्यूट्रलाइज यानी कि ब्लास्ट कर दिया उसको हवा में ले जाके, राइट? इसके अंदर काउंटरिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी और मोटार, सी रैम हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इसी सिस्टम में शामिल है। और इसका उपयोग ऑल वेदर कंडीशन में किया जा सकता है, डे और नाइट कभी भी, राइट? और ये इतना इफेक्टिव, मतलब इसको क्या ऐसी चीज है जो इसको इतना इफेक्टिव बनाता है? तो आयरन डोम जो है उसके अंदर 3 मेन सिस्टम है जो एक साथ काम करते हैं और एक शील्ड के तौर पर काम करते हैं एक एरिया पर, यानी कि इस प्रकार की शील्ड डोम जो है वो बना देते हैं, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ये डिटेक्ट करता है और ट्रैक करता है, इसके अंदर रडार सिस्टम है ना कि बाहर से आई हुई कोई भी चीज को ट्रैक कर लेगा। तो दूसरी चीज ये हम लोग को देखने को मिलती है, और जैसे ही ये ट्रैक करेगा तुरंत के तुरंत अपनी मिसाइल को जो है वो निकाल देगा। तो तीसरी चीज, ये तो 3 सिस्टम है इसके अंदर, राइट? इसके अलावा और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कौन से हैं? तो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है, आज की डेट में सबसे एडवांस है। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी सुनो, पहले मैं हालांकि सुना चुका हूं ये स्टोरी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये S-400 किसका? रशिया का, और यूनाइटेड स्टेट्स का ये थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड। अब इसकी स्टोरी सुनो आप। S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील हमने लॉक कर दी थी रशिया के साथ। अच्छा, उससे पहले हम थर्ड के साथ डील करने वाले थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील करने वाले थे कि तुम हमें वेपन दे दो। फिर अचानक से रशिया ने हमें ऑफर किया S-400, तो हम रशिया की तरफ चले गए। अब यूनाइटेड स्टेट्स चटक गया, पूरी तरह से चटक गया। इवन उसने हमको धमकी भी दी थी कि अगर तुम S-400 अगर खरीदोगे रशिया से तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो ये क्यों किया यूनाइटेड स्टेट्स ने? क्या सोच सकते हो, मतलब क्यों ऐसा किया होगा उसने? वॉर अभी भी चल रही है, दोनों दुश्मन है, तो वो क्यों हमें S-400 परचेज नहीं करने देना चाहता? हमने तो परचेज कर लिया क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे एडवांस है, थर्ड से एडवांस है। अब देखो 3-4 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ईगो, कि साला मैं यूनाइटेड स्टेट्स हूँ, सुपर पावर हूँ, और मेरा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर कैसे हो गया? तो उसकी ईगो हट हो गई, क्योंकि अब 2 दुकान है, राइट? अब आप एक दुकानदार के पास रेगुलर जाते हो, फिर अचानक से उसको छोड़ के उसके साइड वाली पे जाने लगो, तो दुकान वाला चलेगा नहीं यार हमारा रेगुलर कस्टमर है, उधर जा रहा है ना, थोड़ा चिढ़ता है। तो वही प्रॉब्लम हो गई यूनाइटेड स्टेट्स का, ईगो हर्ट हो गया यार मेरा सामान खरीदना चाहिए था, उसका जाके सामान खरीद लो, पहली चीज है। और दूसरी चीज फ्रेंडशिप, अगर हम बात करें तो, कि भाई तुम मेरे फ्रेंड हो, रशिया की तरफ क्यों जा रहे हो? तो हम किसी के फ्रेंड नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पर काम करते हैं, और हम किसी के फ्रेंड नहीं और सबके फ्रेंड हैं। तो ये हमारी डिप्लोमेसी, हम किसी के फ्रेंड नहीं है और हम सबके फ्रेंड हैं। हम ह्यूमैनिटी पर काम करते हैं और अपने इंटरेस्ट पर काम करते हैं, दैट्स इट, राइट? समझ में आया? और दूसरा, पैसा, जो पैसा S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पे हम रशिया को देंगे, वो थर्ड से हम पैसा उसको देते ना, यूएसए को, तो मेन गेम मनी का आ गया, तो लॉस हुआ ना उसका एक प्रकार से, कि वो बेच सकता था इंडिया को, नहीं बेच पाया। और दूसरी बात, हमें किस चीज पर टारगेट करना है? भाई हमारे लिए जो चीज बेस्ट होगी वो हम करेंगे, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। और ये प्रिंसिपल अपने अंदर रख लो, कि कोई जैसे होता है ना, कई बार हम पता है गलती क्या करते हैं एज अ कॉमन मैन, हम गलती ये करते हैं कि यार वो बुरा ना मान जाए यार, चलो उससे ले लेते हैं, भले ही वो साला महंगा क्यों ना दे रहा हो, हम गलती करते हैं। या कोई बुरा ना मान जाए यार, चलो पार्टी में चल लेते हैं, अरे उसको बुरा लग जाएगा यार, शादी है उसकी, जाना पड़ेगा। क्यों? तुम जिस दिन कलेक्टर बन जाओगे, बुलाओगे फोन करके, तो 50 बार आएंगे वो। अभी तो बोलेंगे फोन करके, अरे तुम मेरी शादी में नहीं आया, XYZ, गुस्सा करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। जिस दिन कलेक्टर बनोगे ना,
भाग के आएंगे, सब सब मिलेगा। ये सब टेम्पररी चीज है, अपने करियर से बढ़कर और कुछ नहीं है, बस ये चीज दिमाग में रखो, और इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। क्योंकि अपन गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि यार उसको बुरा ना लग जाए यार, तो इसलिए अपन अब क्या कर रहे हैं, अपनी चीजें खराब कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना वक्त खराब कर रहे हैं, और सामने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखो, जहां अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखोगे सब कुछ हासिल कर लोगे। और यही गलती करते हैं लोग अननेसेसरली, कि दोस्त ने बुला लिया चले गए, इसने बोला उसकी हेल्प करने लग गए अननेसेसरली। भाई वो अपनी खुद हेल्प करे ना। कुछ लोग को मैंने देखा है दूसरे को पढ़ाने में लगे रहते हैं। भाई पहले खुद तो एग्जाम में सिलेक्शन ले लो, फिर दूसरे को पढ़ाते रहना। तो ये चीज है। तो इसके अलावा तो S-400 अपना S-400 और थर्ड की स्टोरी समझ में आ गई, राइट। फिर S-400 में भी ये सभी प्रकार की मिसाइल, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है ये इंटरसेप्ट कर सकता है S-400। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी कि कोई फाइटर आ रहा है, हमारा फाइटर जेट हमारी तरफ आ रहा है, हमने ऐसे बटन दबाया, वो ऐसा है मिसाइल उसकी कि उसके पीछे लग जाएगी, जहां वो जाएगा वहां उसके पीछे पीछे जाकर उसको अटैक कर देगी। फिर ये चीज हमें, और इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की है S-400 की। और इंडिया का S-400 जो है वो 3 प्रकार के थ्रेट से बचाता है, रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये थर्ड, जिसके बारे में हमने बात करी। ये S-400 वर्सेस थर्ड चलता ही रहता है। ये शूट डाउन कर सकता है शॉर्ट और मीडियम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो क्लियर लिखा है शॉर्ट और मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज को नहीं कर सकता, बट ये लॉन्ग रेंज को भी कर सकता है, इसकी रेंज ज्यादा है। देखो 200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज और इसकी 300 से 400, यानी कि जस्ट डबल। तो भाई हम उसको लेंगे ना जो हमारे लिए अच्छा है, राइट। क्यों अननेसेसरली अपने रिलेशनशिप या अपन सोचे, जैसे कई बार सम पीपल थिंक दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट कोई कलेक्टर आ जाए आपके पास और आपको बोले, मतलब रियलिटी में भी, कि अरे काम करो आप, मेरे एक इवेंट में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वहां पर आकर थोड़ा टाइम दो। सम पीपल बिकम फूल, वो बेवकूफ बन जाते, सोचते हैं अरे कलेक्टर ने बुलाया चले जाते हैं, हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा वो आपकी? उसको तो काम निकालना है, उसने आपसे काम निकाल लिया, वो निकल जाएगा, वो नहीं करेगा। भाई हर एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स। कई बार आपने ये चीज सुनी होगी कि पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बेकार है। सुना है नहीं वाली चीज? क्यों बोलते हैं ऐसा? इतने खराब है क्या पुलिस वाले? नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। भाई आप सही रहोगे तो आपके दोस्त हैं, आप गलत रहोगे तो आपको खुद को अंदर कर देंगे वो। तो थिंग इज, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। भाई आप गलती करोगे तो आपको अंदर करेंगे वो, तो उनको मेडल मिलेगा, या आपसे कोई लीड मिलेगी तो उसके थ्रू अपना ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। कॉमन मैन इडियट होता है, थोड़ा सा कॉमन मैन इमोशनल होता है, अति हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होना यार। अपने इंटरेस्ट के लिए काम करो, ना बोलना सीख लो, ना बोलना सीख लोगे जिंदगी बन जाएगी। तो ये चीज है। देखो ये इसराइल का डोम डिफेंस सिस्टम इस प्रकार से हम लोग को देखने को, देखो ये निकल रही है मिसाइल यहाँ से, और ये ऊपर जाकर इंटरसेप्ट जो है वो कर रही है। देखो यहाँ से उन लोगों ने अपनी मिसाइल जो है वो फेंकी, इसने डिटेक्ट कर लिया। अच्छा ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा ये एनिमी की आर्टिलरी है, एनिमी ने एक मिसाइल जो है वो छोड़ी और इसने ट्रैक करी। ट्रैक करने के बाद बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम ने एनालिसिस किया, क्योंकि देखो एक मैनुअल एनालिसिस भी होता है। पहले ट्रैक हो गई, वहां पर बजना शुरू हो गया पीपी पीपी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर डिफेंस में घुस गए हो तो आप पहले क्या चीज देखोगे कि सामने से खतरा आ रहा है, आपकी मशीन ने तो पीपी कर दिया, बट जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक यहाँ से वो रिलीज नहीं हुई। ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है उसमें कि ऑटोमेटिकली रिलीज हुआ, बट मैनुअल पे रखना रहता है, बिकॉज यू नेवर नो, पता लगे अपना ही एयरक्राफ्ट है वो अगर आ रहा हो तो अपने एयरक्राफ्ट भी उड़ा देंगे, सिविलियन मर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज होती है। कई बार ऐसा भी होता है किसी दूसरी कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट है उसको पता ही नहीं है, बाई चांस वो अपना पाथ भूल गया, राइट। एटीसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एटीसी मतलब जो फ्लाई करते हैं वो एटीसी से कनेक्टेड रहते हैं, कांटेक्ट करते हैं एटीसी को कि मुझे रूट बताओ, मैं रूट जो है वो भूल गया हूँ। बाई चांस कोई एक एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट अपना रूट भूल गया हो तो पहले व्हाट वी डू, पहले वो एनालिसिस करेंगे वो एयरक्राफ्ट में कोई वेपन तो नहीं है। वो एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, हमारे फाइटर जेट उड़ जाएंगे और उड़कर पहले ये चेक करेंगे कि वो सिविलियन है या क्या है, क्या स्थिति है, पहले उसके साथ कनेक्ट करके बातचीत करके पूछताछ करेंगे। और जैसे ही लगेगा कि हाँ वो अपना पाथ भूल गया है तो फिर उसके पाथ को हमारे जेट्स लेकर जाएंगे, यानी कि उस मतलब एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट बीच में रहेगा, दोनों उसको साइड करेंगे कि तुम बेटा अपने पाथ में जाओ। जैसे कि पार्लियामेंट के ऊपर से नहीं उड़ सकता कोई भी, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, परमिशन ही नहीं है। कोई अगर उड़ेगा तो तुरंत हमारे जेट्स जो है निकल जाएंगे और उसको शूट कर देंगे, पहले वार्निंग देंगे। बट फिर भी अगर नहीं मान रहा, भले सिविलियन या कुछ भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है, फिर शूट ही करना पड़ेगा एट द एंड, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का थ्रेट आए, राइट। तो ये चीज है। अब देखो
अरीटापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि ये हेरिटेज साइट कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अरीटापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कहां पर है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कि डिक्लेयर करो अरीपट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु के अंदर। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी, तमिलनाडु के अंदर पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होने वाली है। तो अरीपट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 193.215 हेक्टेयर के एरिया को, जो कि अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम जो गांव है मदुराई डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु के अंदर, तो उसको ये अरीटापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के अंदर एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की जा रही है अरीटापट्टी। और ये डिक्लेरेशन इसका किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, और स्टेट की पहली होगी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और अरीटापट्टी विलेज जो है वो अपनी इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर 250 से भी ज्यादा बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जिनमें से 3 रैप्टर स्पीसीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, लैगर फैल्कन, शाहीन फैल्कन, राइट, बोनेलीज ईगल, और वाइल्ड लाइफ सच एज इंडियन पेंगोलिन, पाइथन, स्लेंडर आयोरिस। तो ये सब प्रजातियां हमें अलग अलग प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जैसे यहाँ पर पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस, पाइथन, तो ये सब चीजें भी पाई जाती हैं। अब इसके अंदर एक और फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ग्रेनाइट हिल्स हैं, ग्रेनाइट, और यहाँ पर रॉकी हिल्स इस प्रकार की भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी, और ये पानी जो है वो भरता है 72 से भी ज्यादा लेकों को और 200 से भी ज्यादा नेचुरल स्प्रिंग्स को, राइट। और 3 चेक डैम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको भरने का काम करता है ये हिल जहां से पानी आता है। और देखो ये टैंक भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनाई कोंडन टैंक, तो ये उस समय बनाया गया था ये टैंक जिस समय पांड्या एम्पायर था, पांड्या राजा थे, पांड्या, चेरा चोला पांड्या, आपने ये सुना होगा, राइट, ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर, राइट। साउथ में हमें देखने को मिलता था इनका रूल। तो 16वीं सेंचुरी में ये अनाई कोंडा टैंक जो है वो पांड्या राजा के द्वारा बनाया गया था। और इसके अलावा ये साइट जो है वहां पर वेरियस मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी है। क्या होता है मेगालिथिक? बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स है ना, मेनली यहाँ पर हम लोग को वो देखने को मिलते हैं, डेड बॉडीज इसमें गड़ाई जाती हैं, है ना। और तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें देखने को मिली, जैन बेड्स हम लोग को देखने को मिले, राइट। और 2200 साल पुराना रॉक कट टेम्पल भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला, जिसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, राइट। फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की जो है हम लोग बात करें तो दे आर वेल डिफाइंड एरियाज जो कि बहुत यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम जिनका होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया जिसकी कोई हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइट, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू जो है वो इस साइट को जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, राइट। बस एक छोटे से चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पहली बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट ये हम लोग को जो इंडिया के अंदर देखने को मिली थी वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, और ये है नल्लूर तमरिन ग्रूव। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2007 में जो है वो डिक्लेयर किया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। बस तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो 30 नवंबर के टॉपिक्स आज इतने ही थे, और अभी इसके बाद जस्ट अपन एमसीक्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू। अच्छा, और बाकी कल से यार 4 बजे क्लास रखेंगे। मुझे लग रहा है 3:30 में काफी सारे लोग नहीं आ पाते, है ना, तो 4 बजे रखते हैं, जैसे कि सब तो आए एटलीस्ट, ठीक है। तो कल से 4 क्लास जो है वो 4 बजे। मैं जस्ट अभी इस लेक्चर को साइन ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद तुरंत जो है आपका एमसीक्यू सेशन जो है वो शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का।